चलो बात करते हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज़ की, स्क्विड गेम सीज़न 3 की। स्क्विड गेम सीज़न 3 फाइनली आ चुकी है और सबसे पहले अगर इसके रिव्यू की बात करें तो ये काफ़ी मिली जुली रही है। कुछ को सीरीज़ बहुत अच्छी लगी और कुछ को कतई नहीं, बट अपनी बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। खैर तो सीधे चलते हैं वीडियो पे, बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीज़न 3 स्टार्ट होता है सीज़न 2 के एंडिंग से। यहाँ पर नंबर 11 प्लेयर नंबर 246 को शूट कर देती है, बट वो उसे जान से नहीं मारती और उससे बोलती है कि अगर उसे जिंदा रहना तो अपनी आंखें बंद रखे। खैर तो यहाँ मैनेजर चेक करता है कि प्लेयर 246 अब भी ठीक है और वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाने के लिए बोलता है। मैनेजर नंबर 11 को बोलता है कि वो अचानक अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही है, आखिर बात क्या है। 11 बताती है कि उसने इस बारे में काफ़ी सोचा कि अगर वो लोग मरने ही वाले हैं तो उनके ऑर्गन से अगर किसी की जान बचती है तो इसमें गलत क्या है। 11 बोलती है कि वो देखना चाहती है कि ये सब होता कैसे है, और अब क्योंकि वो दोनों एक ही टीम में हैं तो अब उनके बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। जिसके बाद मैनेजर 11 को ऑपरेशन रूम में लेकर आता है और अपने साथियों को बताता है कि अब से नंबर 11 उनके साथ है और वो लोग अब एक ही टीम में हैं। यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही प्लेयर 246 के ऑर्गन्स निकालने की कोशिश करता है तभी नंबर 11 उन सबको मार देती है और डॉक्टर को बोलती है कि वो प्लेयर 246 की जान बचाए, नहीं तो वो उसे भी मार देगी। देन डॉक्टर प्लेयर 246 का इलाज करता है, बट प्लेयर 246 का ब्लड काफ़ी बह चुका होता है और उसे ब्लड की ज़रूरत थी। 11 डॉक्टर को उसे अपना ब्लड देने के लिए बोलती है। कुछ टाइम बाद प्लेयर 246 को होश आ जाता है और नंबर 11 डॉक्टर को मार देती है और 11 प्लेयर 246 को डॉक्टर के कपड़े पहना देती है और उसे बाहर निकालती है। अदर हैंड डिटेक्टिव हांग बोर्ड पर ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढ रहा होता है जिसे कैप्टन पार्क ने मार दिया था। यहाँ कैप्टन पार्क बोलता है कि हो सकता है कि रात में नशे की वजह से गलती से पानी में गिर गया हो और अब तक वो मर चुका होगा, तो वो लोग उसे ढूंढकर अपना टाइम खराब नहीं कर सकते। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पास के पोर्ट में जाएंगे और नए ड्रोन ऑपरेटर को लेकर आएंगे। कैप्टन पार्क इस बारे में फ्रंटमैन को बताता है। फ्रंटमैन बोलता है कि अगर बात हाथ से निकल जाए तो उन सबको खत्म कर देना, यहाँ तक कि डिटेक्टिव को भी। रात में मिस्टर चोई डिटेक्टिव हांग के पास आता है क्योंकि मिस्टर चोई को कैप्टन पार्क पर शक होता है, क्योंकि जिस वक्त ड्रोन ऑपरेटर की मौत हुई थी उसी वक्त मिस्टर चोई ने पार्क को रात में स्क्रू ड्राइवर के साथ देख लिया था। मिस्टर चोई इस बारे में डिटेक्टिव को बताता है, पर डिटेक्टिव हान को मिस्टर चोई की बात पर यकीन नहीं होता। अगले दिन डिटेक्टिव हान को एक नया ड्रोन ऑपरेटर मिल जाता है और ये लोग वापस आइलैंड को ढूंढने निकल जाते हैं, बट मिस्टर चोई पोर्ट पर ही रुक जाता है क्योंकि उसे कैप्टन पार्क की छानबीन करनी होती है। देन अपने को दिखाते हैं कि गीहुन को हॉल में लाया जाता है और जैसे ही गीहुन को होश आता है उसे पता चलता है कि बाकी सब मर चुके हैं और फिर यहाँ गार्ड्स आते हैं और इन सबको बताया जाता है कि अब केवल 60 प्लेयर बचे हैं और फिर वोटिंग दोबारा स्टार्ट होती है। गीहुन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो सबकी मौत के लिए खुद को ब्लेम कर रहा होता है और वो गार्ड्स पर चीखने चिल्लाने लगता है कि उन लोगों ने उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया। बट ग्योमजा और प्लेयर 7 मिलकर गीहुन को समझाते हैं कि उसने जो कुछ किया उनके लिए किया, वो उन्हें यहाँ से निकालना चाहता था और ये सब देहू की वजह से हुआ है। देहू मैगजीन लेने गया था और उसे मैगजीन मिल गई थी, बट वो अचानक डर कर एक जगह बैठ गया और जब तक यूंजू मैगजीन लेने आई काफ़ी सारे गार्ड्स अंदर आ चुके थे और अगर ग्योमजा ने उसे नहीं रोका होता तो वो भी मारी जाती। यहाँ गीहुन को लगता है कि ये सब देहू की वजह से हुआ है। उसने उनसे झूठ बोला कि वो आर्मी में था और अब गीहुन देहू को घूरने लगता है। अगले दिन देहू देखता है कि गीहुन उसे घूर रहा है और उसे ये बात अजीब लगती है। खैर तो आगे सबको चौथे गेम के लिए एक रूम में लाया जाता है। यहाँ एक गम बॉल मशीन रखा होता है और इसमें 2 कलर के बॉल होते हैं, रेड और ब्लू, और फिर इन्हें 2 टीमों में डिवाइड किया जाता है, टीम ब्लू और टीम रेड, और इस गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक। तो रूल सिंपल होता है कि टीम ब्लू को 30 मिनट के अंदर एग्जिट डोर ढूंढकर बाहर निकलना होगा या फिर टीम रेड से बचकर टाइम खत्म होने तक छिपकर रहना होगा और टीम रेड को छिपे हुए टीम ब्लू के मेंबर को ढूंढकर जान से मारना होगा। पर अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते तो एलिमिनेट हो जाएंगे। टीम ब्लू को एक की दी जाती है ताकि वो गेम एरिया में बने डोर को खोलकर बच सके। इसमें 3 टाइप की की होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। वहीं टीम रेड को नाइफ दी जाती है ताकि वो लोग उन्हें मार सके। यहाँ गार्ड्स बताते हैं कि उनमें से कोई भी अगर अपनी टीम से खुश नहीं है तो वो गेम स्टार्ट होने से पहले अपनी टीम चेंज कर सकता है। यहाँ गेम टीम रेड में होता है और वो देहू को मारना चाहता था। म्यूंगजी जूनही को टीम बदलने के लिए बोलता है। म्यूंगजी बोलता है कि वो किसी को नहीं मार पाएगी तो वो उसे टीम बदल ले। वो ब्लू टीम के किसी मेंबर को मारेगा और फिर उसके पास आ जाएगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा और जूनही उसकी बात मान जाती है। वहीं देहू गीहुन के घूरने से परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि वो उसे घूरना बंद करे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये उसका प्लान था और उसने सबकी जान ली है। एनीवे तो टीम ब्लू के मेंबर एरिना में आते हैं और उन्हें 5 मिनट का टाइम दिया जाता है छिपने के लिए। जूनही चल नहीं पा रही होती है, यूंजू जूनही और ग्योमजा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। देन 5 मिनट खत्म हो जाते हैं और रेड टीम अंदर आती है। यहाँ म्यूंगजी और नामक्यू आपस में एक टीम बना लेते हैं ताकि उन्हें लोगों को मारने में आसानी हो। आगे नोमगी और म्यूंगजी एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। मीनवाइल
युंजू, जुनही और ग्योमजा छिपने की कोशिश करते हैं, बट प्लेयर 226 इन्हें देख लेता है और यहाँ तीनों भागते हैं, बट जुनही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। प्लेयर 226 इन्हें मारने की कोशिश करता है, बट युंजू से मार देती है। देन युंजू, जुनही और ग्योमजा को लेकर एक रूम में आती है। तभी जुनही की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और फिर युंजू और ग्योमजा मिलकर उसकी डिलीवरी कराते हैं और वो एक बच्चे को जन्म देती है। इधर म्योंगजी जुनही को ढूंढता है, बट नॉमग्यू उसे बोलता है कि उन्हें और लोगों को मारना चाहिए क्योंकि इससे रेड टीम के बाकी मेंबर के पास मारने के लिए कम लोग बचेंगे और वो लोग भी एलिमिनेट हो जाएंगे। वहीं जोंगडे और प्लेयर 232 बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, तभी प्लेयर 349 उन्हें ढूंढ लेती है। जोंगडे 232 को छोड़कर भाग जाता है और प्लेयर 349 उसे मार देती है। इधर प्लेयर 359 देहू के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट देहू उसे ही मार देता है, पर इसमें उसका पैर में चोट लग जाती है। वहीं नायो भागते हुए ग्यून से टकरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो ग्यून को बताती है कि उसने देहू को भागते हुए देखा है, उसके पैर में चोट लगी है। और फिर ग्यून देहू का ब्लड का पीछा करते हुए देहू को ढूंढता है। इधर नायो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है, पर उसे खोलने के लिए उसे तीनों की चाहिए होता है, पर उसके पास केवल एक की होती है। और फिर वो की लेने वापस आती है और जोंगडे से मिलती है और उसे बताती है कि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। और फिर ये दोनों एग्जिट गेट के पास पहुंचते हैं और नायो गेट ओपन करती है, बट जोंगडे उसे धक्का देकर भाग जाता है और गेट लॉक कर देता है। तभी यहाँ प्लेयर 125 आता है और नायो को मार देता है। वहीं एक आदमी युंजू और बाकी दोनों को ढूंढ लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, बट युंजू से मार देती है। नाउ यहाँ युंजू को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो दोनों को लेने आती है। तभी यहाँ म्योंगजी आ जाता है और युंजू को मार देता है। जुनही समझ जाते कि म्योंगजी ने उसे फिर से धोखा दिया है और म्योंगजी वहाँ से चला जाता है। देन ग्योमजा जुनही को लेकर एग्जिट डोर के पास पहुंचती है। वहीं ग्यून देहू के ब्लड का पीछा करते उसे ढूंढ लेता है। ग्यून देहू को बोलता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। देहू बोलता है कि वो मैगजीन लेने वाला था, पर वो डर गया था। उसने उनसे झूठ बोला कि वो आर्मी में था ताकि वो उनके ग्रुप में शामिल हो सके, और फिर इन दोनों में फाइट होती है। देहू भागने की कोशिश करता है, पर ग्यून उसे मार देता है। वहीं जुनही और ग्योमजा एग्जिट डोर तक पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ प्लेयर 7 यानी ग्योमजा का बेटा आ जाता है। उसने अभी तक किसी को नहीं मारा होता और वो जुनही को मारना चाहता था, बट ग्योमजा उसे ऐसा करने से मना करती है, बट वो उसकी बात नहीं सुनता और ग्योमजा अपने बेटे को मार देती है और यहाँ टाइम खत्म हो जाता है। नाउ गार्ड्स अंदर आते हैं और जिन लोगों ने गेम कंप्लीट नहीं किया होता उन्हें मार देते हैं, और यहाँ अपने को दिखाते हैं कि जो वीआईपीस होते हैं वो गार्ड्स बनकर अंदर आए हैं। खैर, तो गेम कंप्लीट होने के बाद प्लेयर्स को बताया जाता है कि चौथे गेम में 35 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं और अब केवल 25 प्लेयर बचे हैं। ना यहाँ फिर से वोटिंग स्टार्ट होता है और टीम वो फिर से वोटिंग जीत जाती है। अदर हैंड 11 प्लेयर नंबर 246 को बाहर लेकर आती है और उसे नंबर 16 के रूम में जाने के लिए बोलती है, जो कि डॉक्टर का रूम था। वहीं ऑपरेशन रूम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मास्कमैन गार्ड्स को वहां जाकर चेक करने के लिए बोलता है। बट जब गार्ड्स ऑपरेशन रूम पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ऑपरेशन टीम मर चुकी है। मास्कमैन समझ जाता है कि ये 11 और डॉक्टर का काम है, बट जब वो चेक करता है तो नंबर 16 अपने रूम में होता है। मास्कमैन अपने रूम में आता है, तभी वहाँ नंबर 11 आ जाती है। मास्कमैन बोलता है कि ऑपरेशन टीम के लोगों को उसने क्यों मारा, क्योंकि जो लोग मरने वाले होते हैं वो लोग उन्हीं के ऑर्गन्स निकालते हैं, तो उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, उसे क्या चाहिए। नंबर 11 बोलते कि कल वो उसे और नंबर 16 को बाहर के आउटर पेट्रोल पर लगा दे और उन्हें एक बोट चाहिए ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। उसे पता कि वीआईपीस आइलैंड पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो लोग बिना तमाशे के यहाँ से निकल जाएं। इधर गार्ड्स ऑपरेशन रूम में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मर चुका है और प्लेयर नंबर 246 ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं, और ये बात वो मास्कमैन को बताते हैं। अदर हैंड मिस्टर चोई डिटेक्टिव हांग को बताता है कि उसने कैप्टन पार्क के बारे में छानबीन की है और यहाँ कैप्टन पार्क को कोई नहीं जानता। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि डिटेक्टिव हान को वो आइलैंड मिल जाता है जहाँ फ्रंटमैन ने उसे गोली मारी थी। जिसके बाद डिटेक्टिव उस आइलैंड पर पहुँचता है और वो समझ जाता है कि वो गेम वाला आइलैंड आसपास ही होगा। इधर मिस्टर चोई कैप्टन पार्क के घर पहुंचता है और वहां की छानबीन करता है। तभी मिस्टर चोई के पार्क के घर में उसके और रिक्रूटर की फोटो मिलती है और साथ ही पिंक कपड़े और बहुत सारे पैसे मिलते हैं। बट यहाँ मिस्टर चोई पार्क के डॉगी को शूट कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस मिस्टर चोई को पकड़ लेती है। इधर मास्कमैन नंबर 11 को बोट की चाबी भिजवाता है। खैर, ग्योमजा जीहुन को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ हुआ इसके लिए वो खुद को ब्लेम करना छोड़ दे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसका बेटा भी हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करता था और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। उसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, बट लास्ट में क्या हुआ, उसने अपने ही बेटे को मार दिया। और ग्योमजा ग्यून से रिक्वेस्ट करती है कि वो जुनही और उसकी बेटी को यहाँ से निकलने में मदद करे, और उसे लगता है कि वो यहाँ उन सबको बचाने के लिए आया है। ग्यून बोलता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वो पहले जैसा नहीं है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि अगले दिन ग्योमजा ने सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद अपने को वीआईपीस को दिखाते हैं जो सभी प्लेयर्स पर बैट लगा रहे होते हैं, और ये लोग फ्रंटमैन को बोलते हैं कि क्यों ना वो लोग बेबी को भी गेम में शामिल कर ले।
इससे उन्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, तो आगे सभी प्लेयर्स को गेम 5 के लिए लाया जाता है। गिहुन जूनही को बेबी उसे देने के लिए बोलता है। यहाँ जूनही युनजू और ग्योमजा की मौत के लिए खुद को ब्लेम कर रही होती है, बट गिहुन उसे बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गिहुन बोलता है कि उसकी भी एक बेटी है और वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और वो उसकी बेटी को कुछ नहीं होने देगा, चाहे जो हो जाए। जिसके बाद सभी प्लेयर्स अगले गेम के लिए पहुंचते हैं और इस गेम का नाम होता है जंप रोप। रूल सिंपल होता है, इन्हें 20 मिनट के अंदर ब्रिज को पार करके दूसरी साइड पहुंचना होता है और टाइम खत्म होने के बाद जो इस साइड होंगे वो लोग मारे जाएंगे। गिहुन जूनही को बोलता है कि वो लोग साथ में जाएंगे और फिर वो बेबी को बाद में लेने आ जाएंगे, बट गार्ड बोलता है कि गेम में जो भी मौजूद है और जो इस पार है वो सब मारे जाएंगे, मतलब अब इन्हें बेबी को भी दूसरी साइड ले जाना होगा। सो गेम स्टार्ट होता है और काफ़ी टाइम बीत जाता है पर कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी प्लेयर 125 नामग्यू के लॉकेट को ब्रिज पर फेंक देता है और फाइनली नामग्यू आगे बढ़ता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद गिहुन बेबी को लेके आगे जाता है और फाइनली गिहुन जैसे तैसे करके बेबी को लेके दूसरी साइड पहुंच जाता है और फिर प्लेयर 96 दूसरी साइड पहुंचता है और वो बाकी प्लेयर्स को धक्का देने लगता है। उसका प्लान होता है कि वो बाकी प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देगा और लास्ट में वो और गिहुन बचेंगे और वो दोनों गेम क्विट करके यहाँ से निकल जाएंगे, बट गिहुन उसकी बात नहीं मानता और उसे पीछे हटने के लिए बोलता है। मिंगजू जूनही को बोलता है कि वो उसके साथ चले, बट जूनही बोलते कि उसने युनजू को क्यों मारा जिसने उसकी जान बचाई और उसने उसी की जान ले ली। जूनही दिखाती कि उसके पैर में चोट लगी है, सो ऑब्वियस है वो कुछ नहीं कर सकता और मिंगजी अकेले ही ब्रिज पार करता है। तभी प्लेयर 96 गिहुन पर हमला करता है, लेकिन गिहुन उसे एलिमिनेट कर देता है और फिर गिहुन जूनही को दूसरी साइड रुकने के लिए बोलता है, बट जूनही को पता होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। जूनही बोलती कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी बेबी का क्या होगा। उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बेबी को कुछ नहीं होने देंगे और जूनही नीचे कूद जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। देन अपने को वीआईपीज़ को बात करते हुए दिखाते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि प्लेयर 222 के मरने के बाद अब बेबी का क्या होगा। कुछ का मानना होता है कि प्लेयर 222 के मरने के बाद बेबी को भी एलिमिनेट कर देना चाहिए और कुछ का मानना होता है कि उसे एज ए प्लेयर ज्वाइन करना चाहिए। और फ्रंटमैन डिसाइड करता है कि अगले गेम में वो लोग बेबी को प्लेयर 222 बना देंगे। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि प्लेयर्स को बताया जाता है कि 5वें गेम के बाद 16 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं और अब केवल 9 प्लेयर बचे हैं और अब बेबी प्लेयर नंबर 222 है। बट ये बात बाकी लोगों को पसंद नहीं आती और वो बेबी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और बोलते कि अब से वो लोग वायलेंस नहीं कर सकते। अदर हैंड मिस्टर चोई पुलिस स्टेशन में होता है और उन्हें सारी बात बताता है, बट ऑब्वियस है उन्हें मिस्टर चोई की बात पर यकीन नहीं होता और वो लोग कैप्टन पार्क को फ़ोन करके सब कुछ बता देते हैं। तभी मिस्टर चोई पुलिस से अपना फ़ोन छीन लेता है और डिटेक्टिव हान को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है कि कैप्टन पार्क उन लोगों के साथ मिला हुआ है। इधर कैप्टन पार्क समझ जाता है कि उनका राज खुल चुका है और वो डिसाइड करते हैं कि वो सबको खत्म कर देंगे। देन कैप्टन पार्क सबको मारना स्टार्ट करता है, बट डिटेक्टिव हांग उसे मार देता है और अब केवल डिटेक्टिव हान और किम बचे थे। किम डिटेक्टिव को बोलता है कि उनकी दूसरी टीम भी मर चुकी है और आइलैंड को ढूंढने की उसकी असली वजह कुछ और है। डिटेक्टिव बताता है कि उसका भाई उस आइलैंड पर है और अगर वो उसे नहीं ढूंढेगा तो आगे उसे मौका नहीं मिलेगा। वहीं 11 और प्लेयर 246 बोट की मदद से आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं, बट मास्कमैन 11 को बोलता है कि अगर वो प्लेयर 246 को लेकर वापस नहीं आई तो वो प्लेयर 246 की बेटी को मार देगा। जिसके बाद 11 अकेले आइलैंड में वापस आती है और प्लेयर 246 को जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि लास्ट गेम से पहले सभी प्लेयर्स को डिनर के लिए बुलाया जाता है और यहाँ इन्हें बताया जाता है कि लास्ट गेम में कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है। गार्ड्स बताते हैं कि आखिरी गेम में कम से कम 3 प्लेयर को एलिमिनेट होना है और वो कौन से 3 प्लेयर होंगे ये खुद वो लोग डिसाइड करेंगे और बाकी के प्लेयर इनाम के पैसे लेकर निकल सकते हैं। जिसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है और टीम वो वोटिंग जीत जाती है और फिर यहाँ जोंगदे अपनी एक टीम बनाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो गिहुन और बेबी के साथ साथ प्लेयर 125 को एलिमिनेट कर देंगे और फिर पैसे लेकर निकल जाएंगे। मीनवाइल रात में एक गार्ड गिहुन के पास आता है और बोलता है कि उसे लीडर ने बुलाया है। जिसके बाद गिहुन फ्रंटमैन से मिलता है जहाँ इन्हों गिहुन को बताता है कि उसके पास उसके लिए एक ऑफर है जो उसके और बेबी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब तक वो समझ चुका होगा कि अगले गेम में बाकी लोग उसे और बेबी को टारगेट करेंगे, बट वो केवल उन दोनों की मदद करना चाहता है। यहाँ इन्हों गिहुन को एक चाकू देता है और बोलता है कि अगर वो जाके बाकी लोगों को मार देगा तो अगला गेम 2 लोगों के साथ नहीं खेला जा सकता। और यहाँ इन्हों अपना मास्क निकालता है। इन्हों बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसे मार सकता है, बट इससे कुछ नहीं बदलेगा और कल का गेम होकर रहेगा। बट अगर वो उन्हें मार देगा तो वो और बेबी बच जाएंगे, क्योंकि अगला गेम 2 लोगों के साथ नहीं खेला जा सकता और रूल के मुताबिक ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा। जिसके बाद गिहुन अंदर जाता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब इन्हों गेम में था तो उसे भी एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए बोला गया था और इन्होंने सबको मार दिया था, बट गिहुन ऐसा नहीं करता। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि नंबर 11 मास्कमैन के पास आती है और उसे प्लेयर 246 के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए बोलती है और मास्कमैन उसके सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देता है।
बट मास्कमैन 11 को बताता है कि एक और जगह जहाँ सारे रिकॉर्ड्स हार्ड कॉपी में रखा हुआ है और वो जगह कैप्टन के लॉकर में है, जहाँ कैप्टन के अलावा केवल वो जा सकता है। जिसके बाद नंबर 11 मास्कमैन को वहाँ लेकर आती है और फिर इन दोनों में फाइट होती है और इन दी एंड नंबर 11 मास्कमैन को मार देती है। जिसके बाद नंबर 11 रिकॉर्ड रूम में जाती है और सारे रिकॉर्ड्स को जला देती है। दूसरी तरफ गार्ड्स प्लेयर 246 पर हमला करते हैं, बट तभी यहाँ डिटेक्टिव और किम आ जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। प्लेयर 246 उन्हें बताता है कि वो उन लोगों में से नहीं है, वो तो उनसे भागने की कोशिश कर रहा था और प्लेयर उन्हें आइलैंड के बारे में बताता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि सभी प्लेयर्स को फाइनल गेम के लिए लाया जाता है और इस गेम का नाम होता है स्काई स्क्विड गेम। तो रूल सिंपल होता है, यहाँ 3 टावर होते हैं। सबसे पहले स्क्वायर टावर, उसके बाद ट्रायंगल और उसके बाद सर्कल, और इन्हें बिना गिरे तीनों टावर पार करने हैं। तो गेम ये है कि उन्हें जिंदा प्लेयर को नीचे ढकेलना है, उसके बाद ही बाकी बचे प्लेयर आगे जा सकते हैं। उन्हें एक या एक से ज़्यादा प्लेयर एलिमिनेट करने हैं, तभी वो लोग अगले राउंड में पहुंच सकते हैं। और लास्ट में सर्कल टावर में जो प्लेयर बचे होंगे वो प्लेयर गेम जीत जाएंगे। बट टाइम से पहले अगर उन्होंने एक भी प्लेयर को नीचे नहीं गिराया तो टावर में मौजूद सारे प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। टावर के बीचों बीच एक बटन होता है, जैसे ये लोग उसे दबाएंगे तो गेम स्टार्ट हो जाएगा और उनके पास 15 मिनट का टाइम होगा। खैर, तो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो प्लेयर 222 को एलिमिनेट करेंगे, बट म्यूंगजी उन्हें रोक लेता है क्योंकि उसका मानना होता है कि प्लेयर 456 बेबी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो किसी भी हाल में उसे अलग नहीं होने देगा और वो लोग 2 लोग को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पहले प्लेयर 125 को एलिमिनेट करेंगे और फिर ये लोग प्लेयर 125 को एलिमिनेट करते हैं और फिर सब लोग अगले राउंड में जाते हैं और फिर अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है और ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो बेबी को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गीहुन बेबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और अगर ये लोग उन दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो अगले राउंड में उनमें से किसी एक को मरना होगा। जिसके बाद वो लोग बच्ची को छीनने का प्लान बनाते हैं। ये लोग एक रस्सी बनाते हैं और गीहुन को अपनी बातों में फंसाकर उससे बेबी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीहुन चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है और तभी यहाँ म्यूंगजी प्लेयर 336 को धक्का दे देता है और म्यूंगजी गीहुन को बोलता है कि अब वो उसके साथ है और यहाँ म्यूंगजी सबको बताता है कि वो बेबी उसका है। जोंगडे बोलता है कि अब उन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगले राउंड में वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। जिसके बाद जोंगडे प्लेयर 39 को मारकर उसे अधमरा कर देता है। उसका प्लान होता है कि अगले राउंड में वो लोग स्टार्ट बटन दबाकर उसे फेंक देंगे और गेम खत्म हो जाएगा, पर गीहुन इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी प्लेयर 353 और 203 म्यूंगजी और गीहुन को मारने की कोशिश करते हैं, पर म्यूंगजी और गीहुन उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद म्यूंगजी जोंगडे को भी एलिमिनेट कर देता है। बट यहाँ होता यह है कि प्लेयर 39 डर से खुद अपनी जान दे देता है और अब अगले राउंड के लिए 3 लोग बचे होते हैं, बेबी, म्यूंगजी और गीहुन। मतलब अब उन तीनों में से किसी एक को मरना है। जिसके बाद म्यूंगजी आगे जाता है। म्यूंगजी बेबी उसे देखकर उसे रुकने के लिए बोलता है। गीहुन समझ जाता है कि वो बेबी को एलिमिनेट करके इस गेम को जीतना चाहता है। गीहुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे आने दे और वो खुद को एलिमिनेट कर देगा क्योंकि उसने जून ही से बेबी को बचाने का वादा किया है, लेकिन म्यूंगजी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद लास्ट में गीहुन बेबी को दे देता है, बट टाइम खत्म होने से पहले वो अगले राउंड में पहुंच जाता है और फिर इन दोनों में फाइट होती है और लास्ट में म्यूंगजी एलिमिनेट हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों ने गेम स्टार्ट करने के लिए बटन को नहीं दबाया था, मतलब अब गीहुन या फिर बेबी में से कोई एक ही बचेगा। जिसके बाद गीहुन गेम स्टार्ट करता है। नंबर 11 ये सब देख रही होती है और वो खुद को गोली मारने वाली होती है, बट बेबी की आवाज़ सुनकर वो रुक जाती है। वहीं अब गेम में बेबी और गीहुन बचे होते हैं। गीहुन बोलता है वो रेस का घोड़ा नहीं है, वो एक इंसान है और वो खुद की जान दे देता है और गीहुन खुद को एलिमिनेट कर देता है। तभी एक गार्ड फ्रंटमैन को बताता है कि कोस्ट गार्ड आइलैंड तक पहुंच रहे हैं। जिसके बाद सभी लोगों को इवैक्यूएशन पॉइंट तक आने के लिए बोला जाता है। जिसके बाद सब लोग इवैक्यूएशन पॉइंट तक आते हैं और आइलैंड से निकल जाते हैं। इधर डिटेक्टिव आइलैंड पहुंचता है और वो देखता है कि वहां बॉम्ब लगा हुआ है और 30 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाएगा। डिटेक्टिव अंदर पहुंचता है, लेकिन तब तक वहां से सब निकल चुके थे। डिटेक्टिव देखता है कि इन्हू बेबी के पास आता है और उसे लेकर निकल जाता है और डिटेक्टिव से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और फिर सब वहां से निकल जाते हैं और आइलैंड ब्लास्ट हो जाता है और नंबर 11 और डिटेक्टिव भी वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि कोई आकर गीहुन के पैसे ले जाता है और फिर अपने को 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। प्लेयर 246 नंबर 11 की फोटो बनाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे मिल चुका है। 11 बोलते कि वो पहले यहाँ काम करती थी तो शायद उसने उसे देखा होगा। जिसके बाद नंबर 11 को ब्रोकर का कॉल आता है और वो बोलता है कि उसकी बेटी को किसी ने चाइना में देखा है, जैसा उसने बताया था उससे मिलता जुलता है। वहीं डिटेक्टिव हंग अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ बेबी है जो गेम की विनर है और उसके पास एक ATM कार्ड होता है और जब वो ATM चेक करता है तो उसमें 45 बिलियन वॉन होते हैं। वहीं नंबर 11 एयरपोर्ट पहुंचती है चाइना जाने के लिए। जिसके बाद अपने को USA में LA का सीन दिखाते हैं जहां इन्हू गीहुन की बेटी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसके फादर ने उसके लिए कुछ सामान छोड़ा है और वो इस दुनिया में नहीं रहे और उसे प्लेयर 456 का ड्रेस और ATM देता है।
जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि इन्हू देखता है कि एक लेडी एक आदमी के साथ ताक्षी गेम खेल रही है, सेम वैसे ही। और फिर लेडी इन्हू को देखती है और सीजन 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।